शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश होने वाली थी। गिरा हुआ आसमान और ठंडी हवा ये रोशनी को बेहद पसंद थी। रोशनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बंद संवर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। रोशनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस थापर की बेटी की शादी में जो जाना था। रोशनी संत माइकल कॉलेज की एक अध्यापिका थी। रोशनी थी तो एक अध्यापक, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। अब रोशनी तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबो गरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई हैं, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया। लोग वहाँ दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। यह खबर पढ़ते ही रोशनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो यह खबर उसके मन में घर कर गई हो। रोशनी की खामोशी मिसेस थापर के फोन ने तोड़ी। रोशनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। अब वो शादी में पहुंच चुकी थी। रोशनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो गाड़ी से निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार रही थी। उसका सबने हंसते चेहरों से स्वागत किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने रोशनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पनौती बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना, झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पनौती बुलाती थी। खैर, रोशनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, कपड़े लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटों का फासला तय करना था। रोशनी के पति प्रेम का फोन भी आ रहा था। हेलो रोशनी, कहाँ हो? प्रेम ने कहा। मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस वर्मा के साथ अब निकल ही रही हूँ। रोशनी ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रखा। रोशनी ने फटाफट मिसेस थापर को बाय बाय किया और मिसेस वर्मा को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस वर्मा तो घर के लिए कब के ही रवाना हो चुकी है। अब रोशनी सोचने लगती है कि अब वो अकेले घर कैसे जाएगी। तभी अचानक तेज बिजली कड़कती है। वह सोचती है शायद बारिश होने वाली है। उसने किसी का परवाह करे बिना वहां से अकेले निकल पड़ी, मगर वो 5 पनौती रोशनी की हर हरकत पे नजर रखे हुए थे। रोशनी ने बस थोड़ा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी चालू हो गई। रोशनी अब फिर मन ही मन सोच रही थी, बारिश बंद होने का इंतजार करूं या फिर आगे बढ़ूं। रोशनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रोशनी की कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा रोशनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। वो बारिश की बूंदाबांदी को चीरती आगे बढ़ रही थी। रोशनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश आगे चल के बंद हो चुकी थी। वो हल्के मन से कार ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है
आज का दिन रोशनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही रोशनी की हवाइयां उड़ गई। तभी रोशनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? रोशनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर तक जाती है बहन जी। रोशनी फिर सोचने लगी, वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते निकल जाती है। रोशनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। जब आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब रोशनी की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। रोशनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही रोशनी बदहवास सी हो जाती है, क्योंकि वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। रोशनी एकदम बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें तेज चल रही थी कि माथे से डर के मारे पसीने की बूंदें एक के बाद एक टप टप टपक रही थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। तभी उसका ध्यान अपने पर्स पे गया। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और प्रेम का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से रोशनी की नज़र उस पर्स में रखे एक चीज पर जाती है। उसकी नज़र एक ताबीज पे जाती है। ताबीज जो रोशनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। रोशनी ने तुरंत ताबीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। रोशनी के जान में जान आई। वो राहत की सांस ली। रोशनी ताबीज की शक्ति से अचंभित भी हो गई, लेकिन वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। रोशनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा ही था कि वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोशनी के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में रोशनी ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो, अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, रोशनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। रोशनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी ने फिर से ताबीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी ही मिली।
वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। रोशनी उसे देख दहल गई और वो कांपने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। रोशनी उसे देख बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? रोशनी के पसीने छूटने लगे थे। रोशनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे ताबीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जापने लगी। अब वो आकृतियां रोशनी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई रोशनी जोर जोर सांसें लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रोशनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते करते एक शीशा आखिर तोड़ ही दिया। शीशे टूटते ही रोशनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कि जैसे ही झट से किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और रोशनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। रोशनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से टकरा गई। वो मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई। उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और वो सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। रोशनी समझ गई थी ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले वो सारे सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, रोशनी ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत रोशनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। रोशनी अभी भी बिलख बिलख कर रोई जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं है हमारे लिए। एक लुटेरे ने रोशनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा। रोशनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी और वो तीनों भी उसके पीछे भागे। मगर सहमी हुई रोशनी कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़िए ने आखिरकार रोशनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, रोशनी पूरी ताकत से चिल्लाती रही। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो चिल्लाओ, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। फिर अचानक रोशनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं ये वार किसने किया। रोशनी भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। उसने देखा वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट थे जिसे कॉलेज 5 पनौती कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर झपकते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। रोशनी वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रहती है और सोच रही थी कि जिस 5 पनौती को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोग आज मुझे इस बुरे हादसे से बचा रहे थे। फिर उसमें से एक लड़के ने कहा, मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। ये बिट्टू आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मज़ा चखाएगी। मैं तुम लोग को गलत समझती थी मगर तुम। इनसे आगे रोशनी के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाए। रोशनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। फिर रोशनी वहां से सुरक्षित घर आ गई और ये सारी बातें वो अपने पति प्रेम और फैमिली को बताया। उन लोगों ने भी उनका बहुत शुक्रिया किया और फिर बाद में उन लोगों से मिला भी।